हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। Atul joins as a regional sales head in the export division of a FMCG कंपनी। तो डिपार्टमेंटल की मीटिंग के अंदर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स से पूछा मानिक को कि तुम्हें एक कंपनी का नया ऑफिस है जो कि दुबई में है, उसका चार्ज दे दिया जाता है या तुम उसका चार्ज ले लो। तो उसने चार्ज ले लिया। चार्ज लेने के बाद हमने उसको काम भी एलोकेट कर दिया है और नेसेसरी अथॉरिटीज भी हमने उसको दे दी हैं। पर 1 महीने के बाद जो उससे फीडबैक आने लगी है उसके बिहाफ पर अतुल को ये फील हुआ है कि जो एक्सपेक्टेशन हमें मानिक से थी वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मतलब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो अतुल ने क्या किया, मानिक को जो अथॉरिटीज दी थी वो हमने उससे वापिस ले ली है। यही अथॉरिटी हमने किसी को फिर से रीडेलीगेट्स कर दी है। किसको? प्रकाश को। तो यहां पर काम को शिफ्ट करने के चक्कर के अंदर अथॉरिटीज दोबारा डेलीगेट के चक्कर में जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसने काम पूरा भी नहीं किया, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इससे कंपनी को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और कंपनी इस हालत में नहीं है कि वो इसको नुकसान को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी अपने डिजायर्ड गोल को पाने में भी अभी दिक्कत का सामना कर रही है। मतलब कंपनी अपने रिजल्ट को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, प्राप्त करने में मुसीबत का सामना कर रही है। इस पूरे केस के अंदर हमको 4 बातें बतानी है। पहली बात, why is the मानिक supposed to give regular feedback about work to अतुल? किस वजह से हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि मानिक को रेगुलर फीडबैक अतुल को देनी चाहिए। दूसरी बात, can the authority granted to a subordinates can taken back and re-delegated to another person? क्या जब हम एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं क्या हम उससे वापस लेकर किसी और पर्सन को भी डेलीगेट कर सकते हैं क्या? दूसरी बात हमसे ये पूछी जा रही है। तीसरी बात हमसे पूछी जा रही है, कैन मानिक बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ द अतुल? अतुल ने जो मानिक को काम दिया था, क्या मानिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? गिव ए सुटेबल रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमारा जो भी आंसर होगा उसके सपोर्ट में हमको एक रीजन देना है। चौथी बात हमको बतानी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है? ओरिजिन और फ्लो के बेस पर, सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेस पर हमको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर डिफरेंस को क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमको क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि मानिक को हम ये इसलिए सपोज करके चल रहे हैं कि उसको फीडबैक देनी चाहिए। किसको? अतुल को। क्योंकि मानिक को काम दिया गया है और काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दी गई है, तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम किसको? अतुल को फीडबैक दे, आंसर करे कि क्या रिजल्ट रहा, कितना सेल हुआ, कितना माल बिका, कितना नहीं बिका, क्या गड़बड़ आ रही है। पर मानिक ने ये काम नहीं किया। पर मानिक की यहां पर अथॉरिटी मिलने की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। दूसरी बात, जब हम किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी उसे वापस ली जा सकती है और किसी और पर्सन को रीडेलीगेट की जा सकती है। तीसरी बात, yes, Manik can be held responsible for not meeting the work related expectation of the Atul as it is the obligation of the subordinate to perform the assigned duty to the best of his ability and skill। जब जब हम किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं तो ये उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उसका वो कर्तव्य बन जाता है, उसकी वो कमिटमेंट बन जाती है कि वो उस काम को पूरा करे, अपनी एबिलिटी को यूज करे, अपने स्किल को यूज करे। पर यहां पर मानिक ने काम नहीं किया था। पर हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है कि यस, मानिक कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हम मानिक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? हमको ये डिफरेंस बताना है ओरिजिन और फ्लो के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर अगर हम देखें तो ये कहां से पैदा होती है? ये पैदा होती है
फॉर्मल पोजीशन इन ए ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन की वजह से क्रिएट होती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब क्रिएट होती है, जैसे ही हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं ना, जैसे ही हम अथॉरिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पैदा हो जाती है, और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है अकाउंटेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। फिर बात आती है फ्लो की। फ्लो की अगर बात करें तो अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, टॉप लेवल मिडिल लेवल को अथॉरिटी देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को अथॉरिटी देता है। तो इसका फ्लो ऐसा समझ लीजिए कहां होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट की तरफ होता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नीचे से ऊपर की ओर पूरी करनी होती है। मान लो मिडिल लेवल को एक काम दिया था टॉप लेवल ने, तो अभी मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो फ्लो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर की तरफ होता है, मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर। सेम इसी तरह से ही जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये फ्लोज अपवर्ड, ये भी ऊपर की तरफ बहती है। कैसे? सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर, क्योंकि सब ऑर्डिनेट को जो जवाब देना होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सब ऑर्डिनेट की अपने सुपीरियर की तरह होती है। फॉर एग्जांपल इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं, मिडिल लेवल वाले को टॉप लेवल को जवाब देना होता है, लोअर लेवल वाले को मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले को टॉप लेवल को। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर। तो इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स और भी हैं चैप्टर को लेकर, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। राकेश हेड लाइब्रेरियन की जॉब ज्वाइन करता है एक मेडिकल कॉलेज में जो कि पुणे में है। A team of 4 librarians is placed under him for the smooth functioning of the library. Besides, he has been assigned 8 people as sport service staff. On the second day of the joining, he is told, get a shipment of new books uploaded, stock the bookshelves, and then get all waste disposed of within a week's time. तो काम अच्छे से होता रहे, स्पीड में होता रहे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता रहे, क्योंकि वो चाहते हैं, राकेश क्या चाहता है, राकेश चाहता है कि लाइब्रेरी का काम अच्छे से हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो 4 लाइब्रेरियन हैं जो राकेश के नीचे हैं, उन लाइब्रेरियन को उन्होंने क्या किया, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का चार्ज दे दिया है। कैसे दिया है? उनकी क्षमता और उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर। इसके साथ साथ राकेश ने यह भी डिसाइड किया है कि उनको और अथॉरिटी भी दी जाए, जिससे वो काम अपने आप अपने खुद के डिसीजंस लेकर अच्छे से कर पाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है उनको, ताकि काम अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके और वो अपने डिसीजन भी ले सके। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि राकेश हेड लाइब्रेरियन की पोस्ट को ज्वाइन करता है। ज्वाइनिंग के सेकंड डे ही उनको बताया गया कि तुम्हारे पास बुक्स आने वाली हैं, अलमारीज में फिट करनी है, वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ कर देना, काम अच्छे से होता रहे। तो उन्होंने 4 लाइब्रेरियंस को 5-5 सब्जेक्ट्स का काम हैंड ओवर किया है, उनको अथॉरिटीज भी दी है, और उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की उम्मीद भी हम लगा के चल रहे हैं। उनको अथॉरिटीज क्यों दी हैं? ताकि जो इंटरनल डिसीजन लेने होंगे वो आसानी से ले पाएंगे। अब इस पूरे केस के बिहाफ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द राकेश कीपिंग इन माइंड द कंपिटेंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर लाइब्रेरियंस। दूसरे लाइब्रेरियंस के एक्सपीरियंस और क्षमता को ध्यान में रखकर राकेश ने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे उसके तीन एडवांटेजेस भी हमको बताने हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर राकेश ने खुद जॉब ज्वाइन की, उसको खुद भी अथॉरिटी मिली हुई थी, अब उसने अपनी अथॉरिटी आगे और बांट दी है, तो डेफिनेटली यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आगे और फैलाव हुआ है। तो डेफिनेटली राकेश ने यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो अदर लाइब्रेरियंस की क्षमता और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर यूज किया गया है। अब बात आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस हम काफी बार स्टडी कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज ये मिलता है कि पहला तो आपसी शांति बनी रहती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है और उनका कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। तो व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन द फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन,
दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट एंड डेवलप सॉल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम दे एनकाउंटर। जब जब उनके सामने प्रॉब्लम आती है तो वो खुद डिसीजन ले पाते हैं अपनी जजमेंट के बिहाफ पर। इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो आइडेंटिफाई करती है ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को बाहर निकाल कर लाती है जिनके अंदर काम करने की पोटेंशियल होती है। मतलब कभी कभी कुछ लोगों की प्रतिभाएं बहुत छिपी हुई होती हैं, जब हम उनको काम करने की अथॉरिटी देते हैं तो क्या होता है, वो निखर कर बाहर आते हैं। तो इससे हमें डायनेमिक लीडर्स भी मिल जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा इंपॉर्टेंस, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। कैसे? टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, काम को बांट दिया, डिसीजन लेने की पावर भी नीचे दे दी। अब टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होगी वो दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर ध्यान दे पाएगी। अदरवाइज क्या होगा, डिसीजन लेने की सारी पावर खुद के पास रख ली तो मैनेजमेंट क्या करेगी, वही डिसीजन लेने के कामों में ही लगी रहेगी। पर डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम सुपरवाइजर्स को भी बोल देते हैं कि तुम अपने डिसीजन ले सकते हो, तुमको अथॉरिटीज भी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट का टाइम सेव हो जाता है और वो दूसरे इंपॉर्टेंट काम भी कर सकते हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। एक तो सोचकर देखिए, मेरे पास 100 लोगों की टीम हो, 100 लोगों की थिंकिंग को अभी मेरे को ध्यान में रखना होगा, 100 लोगों के डिसीजंस को मुझे सोचना होगा, सारे डिसीजन मुझे अकेले ही लेने होंगे। दूसरा ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन का। मैंने 100 के 100 लोगों को पावर दे दी, डिसीजन लेने की पावर दे दी, उनको अथॉरिटी भी दे दी, तो अभी काम बहुत जल्दी हो पाएगा, स्पीड से हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं डिसीजन लेने के अंदर ही उलझा रहूंगा। तो इन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर अलाउड टू टेक सच डिसीजन इंडिपेंडेंटली विच लाई विद इन देयर एरिया। जो उनके एरिया के अंदर लाई करते हैं, अपनी लिमिट के अंदर रहकर वो सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो भी डिसीजन होंगे बहुत तेजी से हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, छोटे छोटे अगर डिसीजन लेने होंगे तो हम टॉप लेवल से पूछेंगे, भाई हम डिसीजन लें ना लें, काम करें ना करें। पर अब हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम करने की अथॉरिटी उनको दे दिया, उनको लिमिट भी दे दी कि भाई तुम इस लिमिट के अंदर रहकर ये काम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, अपनी जजमेंट की बिहाफ पर, अपने इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिकता के आधार पर विवेक को जागृत कर डिसीजन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन से टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होता है, डिसीजन बहुत जल्दी हो पाते हैं। और फिर हमने एक बेनिफिट और क्या देखा था कि हमारा जो शांति का काम होता है, सेल्फ रिलायंस, एक मानसिक शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस ही बनता है, और जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी लोग होते हैं काम करने वाले, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं छिपी हुई प्रतिभाओं को भी निखार कर लाती है, हमें डायनेमिक लीडर भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे केस में हमने क्या स्टडी किया, राकेश ने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की हमने एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया है। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।